Learn, build, dominate tech. हेलो एवरीवन, सो दिस इज हसनैन। सो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं डबल ईआर डायग्राम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है। सो दिस इज द लेक्चर 10 ऑफ आवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डबल ईआर किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डबल ईआर के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो ईआर से डिफरेंट है, बिकॉज ये हमारे पास इनहेंस वर्जन होती है हमारी ईआर डायग्राम की। सो अगर इससे पहले आपने ईआर डायग्राम नहीं पता को ईआर डायग्राम क्या होती है, सो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं, दैट इज ऑन ईआर डायग्राम एंड ईआर मैपिंग। सो पहले उससे देख के आए और इजीली आपको ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी मिल रहा होगा, सो गो एंड वॉच इट दैट वीडियो एज वेल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डबल ईआर हमारे पास डायग्राम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है। सो पहले पढ़ लेते हैं डबल ईआर के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं जो ईआर से डिफरेंशिएट कर रही होती हैं। सो एक डबल ईआर जो हमारे पास होती है वो इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है हमारी ईआर की, वो एक एडवांस वर्जन होती है हमारी ईआर डायग्राम की, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ नए सिमेंटिक्स कॉम्प्लेक्स या कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर इनहेरिटेंस है, जिसके अंदर ओवरलैपिंग है, जिसके अंदर हमारे पास डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारे पास यूनियन का कॉन्सेप्ट है, सब क्लासेस, सुपर क्लासेस, जनरलाइजेशन। सो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं, डबल ईआर के अंदर आ जाते हैं, सही है। ये ईआर का ही एडवांस वर्जन है, बस इन कॉन्सेप्ट के साथ ये डबल ईआर बन जाती है, ठीक है। तो इसका मैंने डिफरेंशिएट भी लिखा हुआ है, अगर पेपर में डिफरेंशिएट पूछ लिया जाए आपसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईआर एंड डबल ईआर मॉडल डायग्राम। सो बेसिक एंटिटीज और रिलेशनशिप बनाते हैं हम ईआर के अंदर, और इसमें हम एडवांस स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसमें कोई इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता ईआर के अंदर, मगर डबल ईआर सपोर्ट करती है इनहेरिटेंस को। लाइक इसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल सुपर क्लासेस भी बना सकते हैं, सब क्लासेस भी बना सकते हैं। सिंपल डिजाइन होता है इसका, मगर ये रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग होती है इसमें। उसी नो सब क्लासेस, इसमें कोई सब क्लासेस नहीं होती, इसमें सब क्लासेस भी होती हैं और सुपर क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो ईआर के अंदर, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्पेशलाइजेशन का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ईआर डबल ईआर डायग्राम वो है स्पेशलाइजेशन, जो ईआर के अंदर नहीं मौजूद थी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? स्पेशलाइजेशन का मतलब है इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब हमारे पास इसके अंदर सुपर क्लासेस और सब क्लासेस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। आपके पास एक एम्प्लॉय की एंटिटी है, अब उस एम्प्लॉय की एंटिटी से हमारे पास फर्दर देखिए मैंने तीन एंटिटीज फर्दर कनेक्ट किए। द फर्स्ट वन इज मैनेजर, द सेकंड वन इज इंजीनियर एंड द थर्ड वन इज क्लर्क, ठीक है। सो ये जो हमारे पास हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जा रही है, ये हमारी सुपर क्लास है, जिसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। आप इसको पेरेंट भी कह सकते हैं, आप इसको सुपर भी कह सकते हैं। सो ये जो हमारी सुपर क्लास है, जिसको हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, इससे हमारे पास कुछ तीन सब क्लासेस बन रही हैं, मीन तीन चाइल्ड क्लासेस बन रही हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं। इस टॉप से बॉटम के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन, जिसमें सुपर क्लासेस से हम सब क्लासेस बना रहे होते हैं। अब आप बोलेंगे यार ये क्या सिंबल है, यू क्या बना हुआ है, ये हमारे पास ये टायरेंट का निशान है, ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये आपने बीच में सर्कल क्यों लगाया और उसमें डी क्यों लिखा है। सो इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, हम पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हो क्या रहा है। ये इनहेरिटेंस हो रही है हमारे पास कि एक एम्प्लॉय की एंटिटी से फर्दर मोर एंटिटीज हमारे पास निकल रही हैं, ठीक है। तो ये टॉप टू बॉटम वाली टेक्निक को हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सो एम्प्लॉय हमारे पास सुपर क्लास है और बाकी ये सारी हमारी सब क्लासेस हैं। फिर हमारे पास आता है जनरलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन क्या पढ़ा था हमने, व्हाट इज जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन हमारे पास होता है बॉटम टू अप, ठीक है। बॉटम टू अप के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कि हमारे पास एक एंटिटी है, अब ये व्हीकल है, अब ये व्हीकल पेरेंट एंटिटी है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग बॉटम से अप जा रहे हैं, हम पेरेंट से चाइल्ड बना रहे हैं, मीन्स चाइल्ड से पेरेंट पहले बना रहे थे, ठीक है, अब पेरेंट से चाइल्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो अब पेरेंट से चाइल्ड बना रहे हैं किस तरीके से, यहाँ पर हम जा रहे हैं बॉटम टू अप, मीन्स हमारे ये पेरेंट है व्हीकल, और ये कार एंड बाइक इसकी दो एंटिटीज हैं, इसकी दो सब क्लासेस हैं, ठीक है। सो बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर आपका सिनेरियो आए, तो सिनेरियो में अगर लिखा हो स्पेशलाइजेशन, आपको पता है कि हमें टॉप टू डाउन वाली टेक्निक यूज करनी है, मतलब सुपर क्लास ऊपर आएगी, सब क्लासेस नीचे बनेंगी। अगर जनरलाइजेशन लिखा हुआ है तो आपको पता चल गया भाई कि सुपर क्लास नीचे बनेगी, सब क्लासेस ऊपर बनेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जनरलाइजेशन का और स्पेशलाइजेशन का। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का। यार ये आप बोले थे ना ये डी क्या चीज़ है, ये डी की बात करते हैं, आ जाए चले। सो ये जो हमारे पास सर्कल है, इसके अंदर हम डी भी यूज़ करते हैं, यू भी यूज़ करते हैं, ओ भी यूज़ करते हैं। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसकी सब क्लासेस है, मैनेजर, इंजीनियर, क्लर्क।
अब ये डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है? डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि सुपर क्लास एक वक्त में एक चीज को परफॉर्म कर सकती है। मतलब एक एम्प्लॉय या तो मैनेजर होगा, या तो इंजीनियर होगा, सही है, क्लर्क होगा। सो जो डिपेंड करता है कि क्लर्क हो या इंजीनियर हो या मैनेजर हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस डिसजॉइंट पे कर रहा है। तो डिसजॉइंट की क्वालिटी क्या होती है? हमारी पेरेंट क्लास के अंदर जो सब क्लासेस निकलती हैं उसकी क्वालिटी ये है कि वो हमेशा जो सब क्लासेस होंगी वो उनमें से कोई एक को चूज करेगा। ठीक है, एम्प्लॉय या तो मैनेजर होगा, या तो इंजीनियर होगा, या क्लर्क होगा। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट का। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है ओवरलैपिंग का, जिसके अंदर हम इस सर्कल के अंदर ओ मेंशन करते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? एन एंटिटी कैन बिलोंग्स टू मल्टीपल सब क्लासेस। मतलब एक एंटिटी है पर्सन नाम की। अब पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, ऐसा ही है, दोनों भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक ही हो, दोनों भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? डिसजॉइंट की जगह लिख देते हैं, हम डिसजॉइंट की जगह क्या लिख देते हैं? ओ लिख देते हैं। अब बात करते हैं हम इस यू शेप का। ठीक है, जो मैग्नेट जैसा दिख रहा है आपको। ये जो हमारे पास है, इस ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सब क्लासेस को। जब आप सुपर क्लासेस सब क्लासेस बना रहे हो ना, तो आपने इस यू शेप को यूज करना है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सब क्लासेस को। तो जैसे हम बना रहे थे बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप में देखिए हमारे पास यू सब क्लासेस की तरफ ही आ रहा है। सब क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इस यू का। ओवरलैपिंग क्लियर हो गई कि मतलब एक एंटिटी हमारे पास दो चीजें बन सकती है, दोनों बन सकती है। और आपको डिसजॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर टोटल पार्टिसिपेशन वर्सेस लाइक पार्शियल पार्टिसिपेशन। ये तो हमने पढ़ा हुआ ईआर डायग्राम के अंदर, हमें तो अच्छे से क्लियर हो गया है। मगर डबल ईआर के अंदर हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट वही सेम है, मगर इसका यूजेज थोड़ा सा अलग है। देख लेते हैं भाई। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? कि जो हमारी सब क्लास है, एक जो सब क्लास है, वो हमेशा डिसजॉइंट तो होगी, मगर डिसजॉइंट के साथ, डिसजॉइंट का हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था? स्टूडेंट है। स्टूडेंट या तो अंडर स्टूडेंट हो सकता है, या तो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकता है, या फिर डिप्लोमा का स्टूडेंट हो सकता है। तीनों में से कोई एक चीज हो सकता है, तीनों नहीं हो सकता एक वक्त में। ये तो हमें पता चल गया बिकॉज ऑफ डिसजॉइंट। अब इसमें टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन यूज करते हैं हमारे सुपर क्लास के बाद। दिख रहा है आपको? हमने यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन लगाई है। हमने कहा स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की एंटिटी आए तो जरूरी है स्टूडेंट इन तीनों में से कोई एक क्लास तो पक्का ही पक्का होगा। डिसजॉइंट में कभी कभार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये तीनों चीजें हो में। एक स्टूडेंट है, वो ना अंडर ग्रेजुएट का है, ना ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, वो डिप्लोमा का भी नहीं है, वो इंटरमीडिएट का है। अब आप बोले तो वो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन का इस्तेमाल किया कि भाई नहीं, स्टूडेंट तो है मगर वो इन तीनों जगहों से ही है और कहीं से नहीं है, वो इंटरमीडिएट का मैट्रिक का स्टूडेंट नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पार्टिसिपेशन। अगर यहाँ पर अगर मैंने पार्शियल लगाई होती तो स्टूडेंट इन तीनों एंटिटीज के अलावा भी कुछ और हो सकता था। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल पार्टिसिपेशन जो हमने ईआर से पढ़ा था, और यहाँ पर हम डबल ईआर में भी देख रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी मस्ट बिलोंग टू एटलीस्ट वन एकेडमिक कैटेगरीज, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या डिप्लोमा। इन तीनों में से पक्का एक में तो फॉल करेगा ही करेगा। और बाकी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स वैसे ही आ जाते हैं जैसे हमारे पास ईआर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। डबल वैल्यूड, ड्राइव वगैरह सारी कंपोजिट एट्रीब्यूट सब उसमें वही आते हैं। मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चेंजेस है, बाकी पूरी ईआर डायग्राम। पार्शियल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? पार्शियल पार्टिसिपेशन के अंदर हमने कहा कि यार ये पर्सन है, पर्सन की तीन सब क्लासेस हैं। डिसजॉइंट के अंदर है, मतलब एक हो सकता है पर्सन एक वक्त में। या तो पर्सन डॉक्टर हो सकता है, या तो नर्स हो सकता है, या तो पेशेंट हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना डॉक्टर या नर्स पेशेंट ही हो, कुछ और भी तो हो सकता है पर्सन, अगर इंजीनियर है। तो यहाँ पर हमने यूज किया पार्शियल पार्टिसिपेशन, बिकॉज जरूरी नहीं, अगर हम यहाँ पर डबल यूज करते हैं, डबल लाइन यूज करते हैं, दैट इज टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब पर्सन की जो एंटिटीज है वो इनके अंदर से ही आनी है, इसके अलावा आपने सोचना नहीं है। तो इट मीन्स अगर जब हम पार्शियल पार्टिसिपेशन यूज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट और एंटिटीज हम सपोज कर सकते हैं अपने माइंड में। ये कॉन्सेप्ट है पार्शियल पार्टिसिपेशन का। फिर उसके बाद हमारे पास हमारा सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज शेयर्ड सब क्लासेस। और शेयर्ड सब क्लासेस, शेयर्ड सब क्लासेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा एक फंडा है कि आपकी एक सब क्लास मल्टीपल पेरेंट से निकली हुई हो। लाइक हमारे पास एक पर्सन है, पर्सन या तो स्टूडेंट हो सकता है या तो एम्प्लॉय हो सकता है। हमने बोला यार ओवरलैपिंग हो रही है, या तो दोनों भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं पर्सन, समझ लें फॉर सपोज एम्प्लॉय है। ठीक है, अब एम्प्लॉय की फर्दर तीन और सब क्लासेस हैं। या तो एम्प्लॉय में इंजीनियर होगा, या तो मैनेजर होगा, या तो क्लर्क होगा। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल सब क्लासेस के मल्टीपल पेरेंट्स है, मतलब एक जो हमारे पास इंजीनियर की समझ लें एंटिटी है, उसका एक पेरेंट एम्प्लॉय भी है, और एम्प्लॉय का दूसरा पेरेंट क्या है हमारे पास? पर्सन। तो देख लें उसके दो पेरेंट्स आ रहे हैं हमारे पास और एक चाइल्ड क्लास है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? शेयर्ड सब क्लास, जिसके अंदर हमारे पास एक एंटिटी, एक सब क्लासेस के हमारे पास मल्टीपल सुपर क्लासेस होती हैं। दैट्स इट, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट जो ऊपर बता चुका हूँ वो वही चीज़ है। ठीक है,
अब हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज यूनियन टाइप या कैटेगरी। यूनियन टाइप और कैटेगरी का मतलब क्या होता है? यूनियन टाइप का मतलब होता है कि बेसिकली हमारे पास हमने डिसजॉइंट पढ़ा है, हमने ओवरलैपिंग पढ़ी है। ये यूनियन क्या चीज़ है? ये हमारे पास उन्हीं रिलेशनशिप्स के अंदर काम आ रहा होता है। अब यहाँ पर यूनियन में हम लिखते हैं यू। अब ये यूज क्यों होता है समझते हैं, चलें। इसमें हम मल्टीपल सुपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। जब हम मल्टीपल सुपर क्लासेस की हम बात करेंगे ना, तो हम हमारे जहन में आ जाएगा ये यूनियन का नाम आ रहा है। तो एक सब क्लास, उससे हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट एंटिटीज सुपर क्लासेस बन सकती हैं। कैसे? बात करते हैं। सबसे पहले समझें, हम यूनिवर्सिटी का पोर्टल यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सुपर क्लासेस कौन सी है? स्टूडेंट, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सो इन तीनों एंटिटीज अगर स्टूडेंट पोर्टल पे लॉग इन करती हैं, अथोराइज यूजर कौन होगा? जो लॉगिन आईडी डालेगा, जिसने सही पासवर्ड डाला और जिसका लास्ट लॉगिन दिख गया हमें, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर हम यूनियन को यूज क्यों करते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना आपस में। तो हम जरूरी नहीं है कि हम सारे पेरेंट्स को एक साथ इस्तेमाल करें। हम एक पेरेंट को एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? कि स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट अथोराइज कर रहा है तो स्टूडेंट की ये एंटिटी बन जाएगी। टीचर अथोराइज कर रहा है तो टीचर की एंटिटी बन जाएगी। अगर स्टूडेंट और टीचर दोनों अथोराइज कर रहे हैं तो दोनों की बन सकती है। तो एक तो वक्त में हम मल्टीपल पेरेंट्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब पेरेंट्स चेंज हो सकते हैं यूनियन के अंदर। कि एडमिनिस्ट्रेटर आया, एडमिनिस्ट्रेटर ने लॉग इन किया, ऑथोराइज यूजर आ गया। अब हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या, सब क्लासेस तीनों की सेम है, मगर सुपर क्लासेस वक्त के साथ चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो ये हमारे पास यूनियन कैटेगरी का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं यूनियन टाइप और कैटेगराइज, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास डबल ई आर डायग्राम के। अब हम एक डबल ई आर डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करके भी देखेंगे कि पेपर में किस तरीके से सिनेरियोज आ रहे हैं डबल ई आर डायग्राम के। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझे, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट वगैरह, वो तो सारे सेम रहने वाले हैं, मगर पेपर में किस तरीके से डबल ईयर बनेगी तो उसको भी हम देखते हैं। तो लेट्स मूव टू द सिनेरियो 1, जो पेपर में किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएगा डबल ईयर डायग्राम का। क्योंकि पेपर के हिसाब से डबल ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे पास ईआर के चांसेस कम है, डबल ईयर ही आने वाली है पेपर में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो सबसे पहले हमारे पास सिनेरियो 1 है डबल ईयर डायग्राम। डबल ईयर डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या है? डिजाइन इन डबल ईयर स्कीमा डिजाइन डायग्राम, assume that the following requirements were collected। उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट किए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास एच तक, और हमने इन पॉइंट्स को यूज करना है। इसमें सारी एंटिटीज क्या क्या चीज़ें बनेंगी सब मैंशन है। सबसे लिखा हुआ है द म्यूजियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट्स। एक एंटिटी मिल गई आर्ट ऑब्जेक्ट की। ईच आर्ट ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिक आईडी। हर आर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूनिक आईडी होगी, एक आर्टिस्ट नेम होगा, एक ईयर होगा, एक टाइटल होगा एंड डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स आ गए हमारे पास, और आर्ट ऑब्जेक्ट हमारी एक मेन एंटिटी आ गई। द आर्ट ऑब्जेक्ट्स वर कैटेगराइज इनटू सेवरल वेज एज डिस्कस बिलो। कैटेगराइज, ये जो वर्ड है ना, इसको समझे कि आर्ट ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया। कैसे? कैटेगराइज का मतलब क्या है? अब हम डबल ई आर की बात कर रहे हैं, ई आर की बात नहीं कर रहे हैं। तो डबल ई आर में हमने सुपर क्लासेस सब क्लासेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इट मीन्स कि आर्ट ऑब्जेक्ट हमारी एक सुपर क्लास है और उसको कैटेगराइज किया है सेवरल वेज, मीन्स सब सेवरल एंटिटीज में। वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ते हैं पॉइंट बी में। आर्ट ऑब्जेक्ट वर कैटेगराइज बेस्ड ऑन दियर टाइप्स। देयर आर थ्री मेन टाइप्स: पेंटिंग, स्कल्पचर एंड स्टैच्यू, प्लस अदर टाइप कॉल्ड अदर। एक और भी टाइप है, तीन के अलावा एक और भी टाइप है अदर के नाम की। तो ये हमारे पास चार और एंटिटीज है जो किससे निकल रही है? आर्ट ऑब्जेक्ट से निकल रही है। बिकॉज यहाँ पर ये डबल ई आर है, ई आर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट है। कॉल अदर टू अकोमोडेट ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इनटू वन ऑफ द थ्री मेन टाइप्स, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें पता चल गया, हमने जहाँ तक पढ़ी डायग्राम को पॉइंट बी तक, उस तक पॉइंट बी के थ्रू हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा, ये हमने आर्ट ऑब्जेक्ट बनाया, इसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो डाल दिए, प्लस द प्राइमरी की ऑल्सो। और उसके अंदर से हमारे पास चार क्या निकल रही है? सब क्लासेस निकल रही है: पेंटिंग, स्कल्पचर, स्टैच्यू एंड अदर, ठीक है। तो अब मैंने इसको जर्नलाइज कैसे किया है? इसको जर्नलाइज मैंने बेसिकली जर्नलाइजेशन और हमने स्पेशलाइजेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम स्पेशलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, मीन्स टॉप टू बॉटम। और उसको मैंने डिसजॉइंट से किया है कि आर्ट ऑब्जेक्ट एक वक्त में या तो पेंटिंग हो सकती है, या तो स्कल्पचर हो सकता है, या तो स्टैच्यू हो सकता है, या फिर अदर कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बी तक तो हमने परफॉर्म कर लिया। तो सी में क्या लिखा हुआ है? आप पेंटिंग हैज़ पेंट टाइप। अब ये जो पेंटिंग हमारे पास एंटिटी थी, जो सब क्लास थी, उसकी एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं कि पेंटिंग टाइप, मटेरियल, स्टाइल कौन सा इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद डी के अंदर भी वही है कि स्कल्पचर जो हमारी सब क्लास थी दूसरी वाली, उसके अंदर क्या है कि मटेरियल की एक सब क्लास है। मटेरियल मतलब सॉरी, स्कल्पचर की एक सब क्लास है, उसके अंदर मटेरियल नाम का बस एट्रीब्यूट है। और उस एट्रीब्यूट के अंदर सब और एट्रीब्यूट्स हैं जो कंपोजिट एट्रीब्यूट बन सकते हैं, वुड और स्टोन।
और फिर हाइट है, वेट एंड स्टाइल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स है स्कल्पचर के, ओके। फिर ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े सी और डी, इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि पेंटिंग के में हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स थे वो आ गए, स्टाइल, पेंट टाइप, ड्रॉन ऑन, और लास्ट हमारे पास था स्कल्पचर के अंदर वेट, और मटेरियल की दो मैंने बताई थी आपको प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप यहाँ पर मटेरियल को खाली भी लिख देते हैं ना तो भी चलेगा, ठीक है। इट्स अप टू यू, अगर आप कंपोजिट एट्रीब्यूट उसको बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं कि मटेरियल वुड हो सकता है या तो स्टोन हो सकता है, हाइट और स्टाइल आ सकता है। तो ये पॉइंट्स हमें समझ में आ गए, सी और डी। अब ई पॉइंट को देखते हैं। एन आर्ट ऑब्जेक्ट इन द अदर कैटेगरीज हैज़ टू टाइप्स, मतलब हैज़ अ टाइप एंड स्टाइल। तो इसके बाद हमारे पास जो आर्ट ऑब्जेक्ट है, सो आगे देखते हैं। सो हमारे पास ये आर्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि आर्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर एक और कैटेगरी है जैसे अदर कैटेगरी, उसके अंदर हमारे दो एट्रीब्यूट है, स्टाइल एंड टाइप। सो स्टाइल और टाइप के नाम से दो एट्रीब्यूट है, ये भी हम मेंशन कर देते हैं अपने लाइक आर्डर के अंदर हमने मेंशन कर दिया स्टाइल एंड टाइप, परफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है एन आर्ट ऑब्जेक्ट इन द अदर कैटेगरीज, ये तो हो गया हमारे पास ई पार्ट। अब आते हैं एफ के ऊपर। एफ के अंदर क्या है, आर्ट ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज एज आइदर परमानेंट कलेक्शन और बोरोड। सो कैटेगराइज, वापस से कैटेगराइज का मतलब वर्ड आया, तो कैटेगराइज का मतलब क्या है, इट मीन्स कि हमें इसको कैटेगराइज करना है, सब क्लासेस ऊपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मगर अब समझना है कि किस तरीके से करना है। यहाँ पर इसमें यूनियन लगेगा, ओवरलैपिंग लगेगी या डिसजॉइंट लगेगा, ये आपने समझना है। तो ये कह रहा है कि आर्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, आर्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कैटेगराइज हुआ है, किससे कैटेगराइज हुआ है, या तो परमानेंट कलेक्शन से या बोरोड से। इट मीन्स ये परमानेंट कलेक्शन और बोरोड इसकी पेरेंट क्लास हो सकती है, सभी बन सकती है मगर इस सिनेरियो के हिसाब से पेरेंट है। तो और दोनों में से कोई और, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है एक वक्त में, सही है, या तो बोरोड होगी और लिखा हुआ है ना, तो हम इसमें यूनियन का साइन इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें डिसजॉइंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर यूनियन क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट क्लास की बात हो रही है। अगर हम इसको यहाँ पर पेरेंट क्लास कंसिडर कर रहे हैं तो यूनियन इस्तेमाल करेंगे, अगर इसको हम चाइल्ड क्लास कंसिडर कर रहे हैं आर्ट ऑब्जेक्ट्स की तो हम डिसजॉइंट इस्तेमाल करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन द परमानेंट कलेक्शन, अब यहाँ पर परमानेंट कलेक्शन के एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, डेट एक्वायर्ड, स्टेटस, स्टेटस में क्या है, ऑन डिस्प्ले है, ऑन लोन है या स्टोर्ड है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कंपोजिट भी बना सकते हो या सिंपल स्टेटस लिख लो। फिर उसके बाद कॉस्ट क्या है, कहाँ से कैप्चर हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बोरोड के एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, बोरोड के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, इंक्लूड डेट बोरोड एंड डेट रिटर्न, तो दो एट्रीब्यूट्स है, डेट बोरोड कब बेसिकली बोरोड किया था उस आर्ट कलेक्शन को या कब रिटर्न किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो एंटिटीज बना दी परमानेंट कलेक्शन की और उसके एट्रीब्यूट सारे मेंशन कर दिए, दूसरी बना ली बोरोड की, उसके सारे एट्रीब्यूट्स ऊपर से देख के मेंशन कर दिए। अब इनमें से हमने दो कनेक्शन बनाए और एक के साथ कनेक्ट किया, दैट इज यूनियन, बिकॉज हमने यहाँ पर उसको सुपर क्लास कंसिडर किया है। अगर हम इसको सब क्लासेस कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ पर डिसजॉइंट भी लगा सकते थे। इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, ये भी सही है, मगर सिनेरियो के हिसाब से जो अच्छा फिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने सोचना भी है ना कि अरे ये जो म्यूजियम है उसमें जो आर्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तो पेरेंट कलेक्शन से आएगी, मतलब परमानेंट कलेक्शन, पेरेंट जो इसके एंटिटी है परमानेंट कलेक्शन से आएगी या तो बोरोड से आएगी, दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल है वो यहाँ पर यूनियन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक वक्त में एक चीज़ आएगी, ठीक है। डिसजॉइंट भी कर सकते हैं, डिसजॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया आर्ट ऑब्जेक्ट के साथ, तो पॉइंट हमारे पास जो हमारा एफ था दैट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब दो लास्ट हमारे पास पॉइंट बचे, दैट इज आई, जी एंड एच, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस एज वेल। सो सबसे पहले जी, जी के अंदर क्या है, द म्यूजियम कीप ट्रैक ऑफ आर्टिस्ट इन्फॉर्मेशन इफ नॉन, लाइक उसका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, कब उसका लाइक डेथ हुई है, कंट्री कौन सी थी, मेन स्टाइल क्या थे, उसके पास डिस्क्रिप्शन क्या थी, सही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है नेम इज अज्यूम टू बी यूनिक, नेम वहाँ पर यूनिक अज्यूम किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर नेम्स की प्राइमरी की है। तो हमने आर्टिस्ट नाम की एक एंटिटी बना ली अलग से, ठीक है। नेम उसका प्राइमरी की था तो नेम के नीचे हमने डैश लगा दिया और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स एज यूजुअल जैसे ई आर बनाते थे वैसे लगा दिए, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ, कब डाइट, डेट ऑफ डाइट एंड डिस्क्रिप्शन, मेन स्टाइल, सारी चीज़ें। अब इसका जो कनेक्शन है वो कैसे बनेगा, इसमें कनेक्शन की कोई बात नहीं की गई आर्टिस्ट की। तो अब देखें, जब कनेक्शन की कोई बात नहीं की गई हो और आपको कनेक्ट करना हो तो आपने सोचना है भाई हमारे पास आर्ट ऑब्जेक्ट सबसे बड़ी हमारी क्लास है मेन एक, तो आर्टिस्ट किससे कनेक्ट हो सकता है, आर्टिस्ट आर्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपने अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं हर वक्त आपको दे भी दिया जाए रिलेशनशिप क्या बन रहा है, अगर आपने रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार और रिलेशनशिप तो बन नहीं सकता, आर्टिस्ट का पेंटिंग के साथ तो नहीं बनेगा, आर्टिस्ट का आर्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा, फिर आर्ट ऑब्जेक्ट फर्दर डिवाइड हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया
आर्टिस्ट क्रिएटेड बाय या ऑब्जेक्ट आर्ट क्रिएटेड बाय, मतलब ऑब्जेक्ट जो आर्ट है वो किसने बनाई है, हमारे पास आर्टिस्ट ने बनाई है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आर्ट जो है वो मैनी हो सकती है, आर्टिस्ट एक ही होगा, मतलब एक आर्टिस्ट ने बहुत सारे आर्ट ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, सो वन टू मैनी वाला रिलेशन हमने यहाँ पर कार्डिनलिटीज भी डाल दी हैं, जैसे हम ER डायग्राम में डालते थे। फिर उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, डिफरेंट एग्जिबिटर ईच हैविंग अ नेम, start date, end date and exhibition are related to all the art objects that were on the display during exhibition। H वाले पॉइंट में हमें कहा गया है कि एग्जीबिशन के नाम की एक और एंटिटी है जिसके अंदर नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड उसके अंदर आर्ट ऑब्जेक्ट्स से वो रिलेट कर रही है, लिखा हुआ है exhibition are related to all the art objects that were on the display during the exhibition। तो यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास किसका कनेक्शन या रिलेशन बन रहा है, एग्जीबिशन का विद आर्ट ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले भी लिख सकते हो या फिर आप एग्जिबिट भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो मैंने एग्जीबिशन की एक एंटिटी बना ली एग्जीबिशन, उसकी सारे एट्रीब्यूट्स लिख दिए, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जीबिशन एग्जिबिट हो रही है। कैसे हो रही है, आर्ट ऑब्जेक्ट की एग्जीबिशन एग्जिबिट हो रही है। सो यहाँ पर मैनी आर्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक एग्जीबिशन में। ठीक है, तो यहाँ पर कार्डिनलिटी भी मैंने आपको बता दी। अब लास्ट पॉइंट जो हमारी ER डायग्राम का है, दैट इज आई, इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो केप्ट ऑन अदर कलेक्शन with which the museum interact। this information include name unique का है उन्होंने, ठीक है, टाइप है म्यूजियम या पर्सनल, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, फोन एंड करंट कॉन्टैक्ट पर्सन। सो अब क्या करना है, लास्ट हमें एक और एंटिटी बनानी है, दैट इज कलेक्शन, और उसके अंदर हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं। द फर्स्ट वन इज नेम, द सेकंड वन इज टाइप, द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, फोन एंड करंट पर्सन नेम। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें क्या करना है, एक नई हमने कलेक्शन बना दी। अब उसके अंदर इसका जो कनेक्शन है उन्होंने हमें बता दिया, भाई कलेक्शन का जो एक तरीके से कनेक्शन होगा वो किससे होगा, वो आर्ट ऑब्जेक्ट से ही होने वाला है, बिकॉज एग्जीबिशन हो गई या कलेक्शन हो गई। ठीक है, कलेक्शन किस में डिस्प्ले की जाएगी, डिस्प्ले की जाएगी ना, कलेक्शन डिस्प्ले की जाती है किसके अंदर, डिस्प्ले की जाती है आर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हमने डिस्प्ले के नाम का जो खुद से रिलेशन है वो हमने कंसिडर कर लिया और ऊपर भी लिखा हुआ था। अब ज़रूरी नहीं है कि यार आर्ट ऑब्जेक्ट, अब इसमें कार्डिनलिटीज़ कैसे डालनी है हमें, मैनी आर्ट ऑब्जेक्ट्स मैनी कलेक्शन दिखा सकते हैं, मतलब एक बहुत सारी कलेक्शन में बहुत सारे आर्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और बहुत सारे आर्ट ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी कलेक्शंस हो सकती हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैनी टू मैनी का हमारे पास रिलेशन बन गया। सो ये हमारे पास कंप्लीट ER डायग्राम थी, डबल ER डायग्राम, दैट इज ER डायग्राम का कंप्लीट इनहेंस वर्जन। ठीक है, सो ये हमारे पास कंप्लीट डबल ER डायग्राम थी, किस तरीके से हमने इस सिनेरियो कंसिडर करके बनाई। पेपर में इस तरीके का सिनेरियो आएगा, आपने इसको ही देखना है। आफ्टर दैट मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ कि यार इसको समझना कैसे है। देखें कि कहाँ पर ओवरलैपिंग लगेगा, कहाँ पर डिसजॉइंट लगेगा। ये देखें, आपके लिए ये एक शॉर्टकट सी टिप है कि जब भी स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आए तो उसमें लिखा होगा, स्पेशलाइजेशन मीन सुपर क्लास सब क्लासेस की बात कर रहे हैं अभी, ना कोई ओवरलैपिंग, ना कोई डिसजॉइंट, ना कोई यूनियन, उसकी बात नहीं कर रहे। जब भी कैटेगरीज की बात है, जब अगर लिखा हो कैटेगराइज इनटू, तो डबल ER की डायग्राम। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कैन बी क्लासिफाइड एज, डबल ER है, बिलोंग टू क्लास, डबल ER है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होगा पेपर में लिखा हुआ भी नहीं होगा, लिखा होगा ड्रॉ डायग्राम, दैट इज आइदर इफ यू कंसिडर इट ER और डबल ER, आपने खुद से बनाते ही है कि यार ये डबल ER बनेगी या ER बनेगी। तो फिर आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है और फिर डबल ER बनानी है। फिर उसके बाद आता है हमें डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट। अगर डिसजॉइंट रिलेशन बन रहा है तो कैसे पता चलेगा, आइदर और लिखा होगा, ओनली वन टाइप लिखा होगा, क्योंकि डिसजॉइंट आपको पता है एक ही सुपर क्लास सब क्लास की एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकती है। ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर सकती, तो डिसजॉइंट में आ जाएगा। लाइक ओनली वन टाइप कैन नॉट बिलोंग्स टू मोर देन वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ओवरलैपिंग कीवर्ड। ओवरलैपिंग के लिए अगर कोई कीवर्ड आए सिनेरियो में तो क्या क्या आ सकता है, कैन ऑल्सो बी, मे बिलोंग टू मल्टीपल, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन कैटेगरी। मतलब ओवरलैपिंग आपको पता है कि सुपर क्लास जो हमारे पास होती है वो मल्टीपल सब क्लासेस को यूज कर सकती है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। तो सिनेरियो को किस तरीके से पढ़ना है ये आपको हेल्प करेगा। लास्ट में हमारे पास है व्हेन यूनियन अकर्स, यूनियन कब आता है या अपीयर्स। ठीक है, सो यूनियन देखने के लिए हमें देखना होता है कि कम फ्रॉम मल्टीपल एंटिटी सेट, कैन बी अ मेंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, बिलोंग टू ए और आइदर बी, और कैटेगराइज भी। और आपने थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी यूज़ करना है कि यार यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दो पेरेंट बन सकते हैं और उसका कनेक्शन एक सब क्लास से हो सकता है, तो वहाँ पर आपने यूनियन यूज़ करना है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो होपफुल आपको सिनेरियो में हेल्प करेंगे। सो ऑल राइट, देयर इज अ कंप्लीट वीडियो अबाउट डबल ER, उसके सारे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, सारी चीज़ें डिस्कस की, डिसजॉइंट क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड जब तक के लिए नॉलेज को कैश करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।